सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पोल साइंस 12th का पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस हम लोग देखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वार एरा। अब द कोल्ड वार एरा में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या थे, दो गुटों का उदय, उसके बाद शीत युद्ध के दायरे। इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, शीत युद्ध क्या है? व्हाट इज द कोल्ड वार? शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच बुराई की शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव का एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने के लिए उग्र और नरम सभी प्रकार की कूटनीतिक दांव पेच खेलता रहता है। शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को दुर्बल करने का निरंतर प्रयत्न करते थे। इसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग जो है अमेरिकी राजनीतिक बर्नार्ड बारूच, ये जो है ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है कि शीत युद्ध शब्द का जो है पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो अमेरिका के राजनीतिक बर्नार्ड बारूच द्वारा किया गया था। और इसको जो है प्रोफेसर लिपमैन के द्वारा जो है प्रचारित किया गया। शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए जोसेफ फ्रैंकल ने कहा है कि शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। देखिए कि दो बड़े राज्य की बात किया जा रहा है जो कि आपके बीच है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा जो बड़ा शक्ति है वो है सोवियत संघ। इन दोनों के बीच जो है हथियार की लड़ाई या कहिए कि आइडियोलॉजी विचारधारा की जो है लड़ाई थी, ठीक है ना। तो इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे मैप के द्वारा कि कहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। ये इसको हम लोग बोलेंगे यूएसए। क्या बोलेंगे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर जो है आपका ये है रूस, ठीक है, जिसको कहा जाता है यूएसएसआर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहा जाता है? यूएसएसआर कहा जाता है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। ये दोनों को जान के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये दोनों के बीच जो है क्या हुआ? कोल्ड वार हुआ, शीत युद्ध। यही दोनों के बीच जो है शीत युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध का मतलब क्या है बच्चों? कि दोनों जो है अपने आप को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर साबित करने में लगा हुआ था। अच्छा, हम लोग दूसरा चीज जानेंगे कि यूएसए जो है, यूएसए का अंदर जो है जो आइडियोलॉजी था वो पूंजीवादी था। कैसा आइडियोलॉजी था? पूंजीवाद था। और यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी था, विचारधारा जो था, वो क्या था? समाजवादी था, ठीक है ना। अब हम लोग ये जानते हैं कि पूंजीवादी क्या है और समाजवादी क्या है। पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस देश का सभी उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो निजी होता है, ठीक है ना, उसको पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र क्या होते हैं? निजी होते हैं। और समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं सरकार के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है, तो उसको समाजवादी कहा जाता है। अब पूंजीवादी का जनक कौन है बच्चों? पूंजीवादी का अगर हम लोग जनक माने तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ, ये आपको याद रखना है। और समाजवादी का जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि पूंजीवादी को जो एडॉप्ट किया है वो यूएसए किया है, ठीक है। और समाजवादी जो सबसे पहले अपनाया वो सोवियत संघ ने अपनाया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूएसए जो है पूंजीवादी को अपनाया
और यूएसएसआर जो यानी सोवियत संघ जो है समाजवादी को अपनाया। तो पूंजीवादी क्या रेफर करता है? पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, पूर्ण रोजगार की बात करता है। और समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है सिर्फ वैसे लोगों को रोजगार की बात करता है जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें क्या है स्किल हो, वैसे लोगों को जो है रोजगार देता है। अब क्या है दोनों के बीच की जो शीत युद्ध का जो लड़ाई है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग जो है इसका कुछ कारण जानते हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चों के पी एस मेनन के शब्दों में शीत युद्ध जैसा कि विश्व के अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष था। दो विचारधाराएं जिसको बोलते हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंसेस। अब बोला है कि पूंजीवाद और साम्यवाद, दो किन दो अर्थव्यवस्था के बीच जो है शीत युद्ध हुआ? तो पूंजीवाद और साम्यवाद यानी समाजवाद। दो पद्धतियां थी, बर्जुआ लोकतंत्र, बर्जुआ लोकतंत्र जो है पूंजीवादी को कहा जाता है, और साम्यवाद को जो है सर्वहारा तानाशाही कहा जाता है। तो उसके मतलब है कि यूएसएसआर जो अर्थव्यवस्था अपनाया था वो तानाशाही वाला था, जो कि सभी व्यक्तियों को रोजगार या व्यवस्था देने का काम नहीं करता था। जबकि पूंजीवाद ऐसा अर्थव्यवस्था है जो बर्जुआ लोकतंत्र है, यानी सभी यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, पूर्ण रोजगार की बात करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो गुट, नाटो और वर्सा पैक्ट। देखिए नाटो जो है अमेरिका का सैन्य संगठन है, और वर्सा पैक्ट जो है ये जो है यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का जो है संगठन है। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। किन दो राज्यों के बीच या कौन दो देशों के बीच जो है शीत युद्ध लड़ा गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। दो व्यक्ति थे जो इनको नेतृत्व करने वाले थे। संयुक्त राज्य अमेरिका को नेतृत्व करने वाले जॉन फास्टर और डलेस, ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉन फास्टर डलेस। और जो सोवियत संघ को नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का जो विचारधारा था, जॉन फास्टर डलेस का जो विचारधारा था पूंजीवादी था। और पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र जो होते हैं निजी हाथों द्वारा नियंत्रित होता है। और जोसेफ स्टालिन का जो विचारधारा था वो साम्यवादी था। और साम्यवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादक क्षेत्र पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, वहां जनता सिर्फ एक नौकर की भांति रहता है। इसीलिए जो है यहाँ पर सर्वहारा तानाशाही कहा गया था। सर्वहारा तानाशाही का मतलब ये है कि वहां पर जो है राजाओं का या कहिए कि जो जिसके पास स्किल होता था, जो पैट्रिशियन वर्ग के होते थे, उनका जो है वहां ज्यादा दबदबा रहता था। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में, देखिए यहाँ पर जो है आपको अगर विश्व युद्ध की बात करें बच्चों, अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, किसका? प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है बच्चों 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है दो गुट के बीच हुआ था, एक है मित्र राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र, और दूसरा जो विपक्ष था केंद्रीय शक्तियां था, केंद्रीय शक्तियां। ये दोनों के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ठीक है। और जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो बहुत ही जान माल का नुकसान होता है। तो जो शक्तिशाली या विकसित राष्ट्र जो था वो क्या किया, एक अंतरराष्ट्रीय यानी फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया। फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन जो है बनाया। प्रथम राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो कौन है? तो राष्ट्र संघ था। कौन बनाया गया? उसका नाम है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जैसा जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीग ऑफ नेशन नामक जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया। और जो लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया, कब बनाया गया? तो 10 जनवरी 1920 को बनाया गया। और लीग ऑफ नेशन बनाने का जो मकसद था वो था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो और इतना जान माल की हानि ना हो, नुकसान ना हो, इकोनॉमिकल नुकसान ना हो या फिर लोग मरे नहीं, इसलिए जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया। अब लीग ऑफ नेशन बनने के बाद क्या होता है बच्चों, जब अगर हम लोग दूसरा विश्व युद्ध की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे अब हम लोग, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से लेकर के जो है
1945 के बीच जो है लड़ा गया। ये भी दो गुट के बीच लड़ा गया था, एक था मित्र राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र, और दूसरा संगठन जो था वो धुरी राष्ट्र था। कौन था? धुरी राष्ट्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलाइड पावर, और इसको जो है एक्सिस नेशन के नाम से जाना जाता है। और मित्र राष्ट्र के बीच जो है यूएसए और यूएसएसआर यानी अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक ही संगठन या एक ही गुट के जो है दो महाशक्ति था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, हालांकि इसमें ब्रिटेन भी था, मित्र राष्ट्र में जो है ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, और धुरी राष्ट्र की ओर से तीन महत्वपूर्ण देश था। पहला तो जर्मनी है ना, या जर्मन कह सकते हैं इसको, फिर इटली था, उसके बाद तीसरा जो था ये महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है जापान। ठीक है, ये दो गुटों के बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच हुआ। अब क्या होता है कहानी, अगर कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाता है कि यूएसए जो है वो क्या करता है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर, कब? तो 6 अगस्त, देखिए यहाँ पर जो है 6 अगस्त की बात कर रहे हैं, 6 और 9 अगस्त को, 6 और 9 अगस्त 1945 को जो है जापान पर, कहाँ? जापान की दो शहरों में जो है, एक हिरोशिमा और दूसरा शहर जो है वो है नागासाकी। ये दो शहरों में क्या करता है, एक लिटिल बॉय नामक जो है बम, और एक जो है फैटमैन नामक जो है बम कौन गिराता है? तो जापान, यूएसए जो है यानी अमेरिका जो है जापान पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है अणुबम यानी लिटिल बॉय और फैटमैन नामक जो है बम गिरा देता है। और ये गिराने के पीछे जब जापान हार मान जाता है, या कहिए कि जो धुरी राष्ट्र है वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, कब हम हार मान जाते हैं, है ना, किससे? तो मित्र राष्ट्र से। फिर भी यूएसए क्या करता है कि जापान के दो बड़े शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में क्या करता है, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक जो है दो बम गिरा देता है। अब गिराने के पीछे कारण क्या था कि यूएसएसआर भी जो है अपने आप को ताकतवर बता रहा था, जबकि यूएसएसआर जो है ना बम भी बनाना नहीं सीखा था, उस समय बम यूएसए बनाकर रखा था। इस विषय पर भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, जो है यही कारण है कि ये दोनों के बीच जो है युद्ध शुरू हो जाता है, जब यूएसए अचानक से हिरोशिमा और नागासाकी पर जब लिटिल बॉय और फैटमैन नामक दो बम गिराता है, तो यूएसएसआर जो है आश्चर्य हो जाता है, ये जो है यानी कह सकते सोवियत संघ जो है बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि आखिर ये बम बनाया कब, है ना। और दोनों के बीच जो है हथियार को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाता है कि ये तो हथियार बनाना भी नहीं सीखा था, उस समय अमेरिका जो है अपना बम बना करके रखा था, और इस बात को लेकर यूएसएसआर से गुप्त रखा था कि हमने जो है बम बना रखा है। कौन गुप्त रखा था? तो यूएसए जो है बहुत चालाक देश है, ये जो है जो बम बना रखा था यूएसएसआर को भनक भी नहीं लगा। ठीक है ना, तो इसी को लेकर के जो है दोनों के बीच क्या हो गया, हथियार की होड़ लगना, तो ये भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये तो पहले से बनाया, इसको पता भी नहीं था। अचानक जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब हमला किया यानी बम गिराया और ये दिखाया कि जो है यूएसएसआर से भी हम ताकतवर हैं, कौन? यूएसए, जबकि ये दोनों एक ही गुट के देश। अब आगे हम लोग कहानी देखते हैं, तब समझ में आएगा। और एक द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली धुरी राष्ट्र को हरा दिया। ये तो क्या है कि धुरी राष्ट्र अपने आप को जो है हार मान लेता है और मित्र राष्ट्र के बीच जो है अपने आप को आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है। यह युद्ध जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों में क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा अणुबम गिराए। देखिए यहाँ पर कब की बात किया जा रहा है, तो यहाँ बात किया जा रहा है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा अणुबम, वो भी दो अणुबम, एक लिटिल बॉय और एक जो है फैटमैन नामक जो है बम, किस पर? तो जापान के दो शहरों में जो है गिराता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बमों के गुप्त नाम यानी कह सकते हैं कोड नेम रखा गया लिटिल बॉय और एक को फैटमैन। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका ने ये बम जानबूझकर गिराया, किस पर? जापान पर। ठीक है ना, जब जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था, जब ये अपने आप को हार मान लेता है और
कह सकते हैं मित्र राष्ट्र को जीत की घोषणा कर दिया जाता है, फिर भी जो है जापान पर क्यों अणुबम गिराया? तो इसको जो है अमेरिका के प्रति जो है आलोचना शुरू हो जाता है। अमेरिका का इरादा एशिया और अन्य क्षेत्रों में सोवियत संघ की पैठ को रोकना था। देखिए क्या है कि अभी हम लोग जो है मैप में देखते हैं, मैप में क्या है कि मान लिया जाए कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है, यूएसए जो है किस कॉन्टिनेंट से है या कौन महाद्वीप से है, तो उत्तरी अमेरिका से ये बिलोंग करता है, जबकि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जो है ये किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, तो एशिया से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एशिया से। लेकिन यूएसए जो है चाहता है कि हम जो है एशिया में भी मेरा दबदबा रहे, यानी यूएसएसआर का यहाँ जो है हम जो है पैठ नहीं बनाने देंगे, इसका जो है वर्चस्व नहीं बढ़ाने देंगे, ये सोच किसका रहता है? यूएसए का, ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ बड़े पैठ को रोकना चाहता था कौन? सोवियत संघ का पैठ को रोकना चाहता था कौन? अमेरिका, ठीक है। और यहाँ यह भी दिखाना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ से अधिक शक्तिशाली है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो जापान पर जो है हमला करके ये दिखा दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बहुत ताकतवर है, ठीक है। दूसरा चीज क्या कर रहा है कि अब जो है एशिया में जाकर के जो है सोवियत संघ के जो पैठ है यानी कहिए वर्चस्व है उसको रोकना चाहता है। अमेरिकी समर्थकों का तर्क था कि युद्ध की तुरंत समाप्ति और साथी राष्ट्रों की आगे जनहानि को रोकने के लिए अणुबम गिराना आवश्यक था। अमेरिका अपना तर्क दे रहा है कि हमने जापान पर इसलिए बम गिराया कि अब जो है जापान दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। ये अमेरिका अपना जायज ठहरा रहा है कि अणुबम जो हमने गिराया वो आवश्यक था, ठीक है ना। और इसके पीछे देखिए बोल रहा है इसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली, जर्मनी और जापान को तबाह कर दिया। कौन कर दिया? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो तीन देशों को, खास करके इटली, जर्मनी और जापान, विशेष रूप से जापान का जिक्र है जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों को बर्बाद कर दिया, वहां का इकोसिस्टम खराब कर दिया। लमसम 20 लाख लोग वहां जो है मारे गए थे लिटिल बॉय और फैटमैन बम के द्वारा। अब यूरोप की बड़ी शक्तियों को कमजोर कर दिया। देखिए यहाँ पर एक कहानी क्या है, हम लोग कहानी में आते हैं। कहानी में ये ट्विस्ट आ जाता है कि इन दो विचारधारा यानी यूएसए यानी पूंजीवाद और रूस यानी सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच जो है विचारधारा की लड़ाई। किसका? विचारधारा, विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की जो है लड़ाई था। दोनों के बीच जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। उसमें सबसे ज्यादा जो है यूरोप जो है, यानी ये तो आपका हो गया यूएसएसआर और ये जो है यूएसए है, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच किस चीज की लड़ाई है? तो आइडियोलॉजी का है, विचारधारा का है। और विचारधारा क्या है? तो पूंजीवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद, समाजवाद, ये दो आइडियोलॉजी है। अब ये दो आइडियोलॉजी में कौन सबसे ज्यादा नुकसान में हुआ? तो यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्वी यूरोप की जब हम बात करते हैं यानी ईस्ट यूरोप की बात करते हैं, तो ईस्ट यूरोप जो है यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से काफी प्रभावित होता है और करीबन जो है 8 देश, करीबन जो है 8 देश जो है यूएसएसआर के संगठन में मिल जाता है। अब इधर जो पश्चिमी यूरोप के जो है, पश्चिमी यूरोप के जो विचारधारा है वो यूएसए से प्रभावित था यानी पूंजीवाद से प्रभावित था और यूरोप इस तरह जो है दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्वी यूरोप जो है साम्यवादी से प्रभावित होता है, जबकि पश्चिमी यूरोप जो है यूएसए यानी पूंजीवाद से प्रभावित होता है। अब यहाँ पर जर्मनी एक देश है, जर्मनी में एक दीवार बना दिया गया, एक दीवार बनाया गया, उस दीवार का नाम है बर्लिन। उस दीवार का नाम क्या है? बर्लिन का दीवार कहा जाता है। और बर्लिन की दीवार जो है कहाँ बनाया गया? तो जर्मनी में बनाया गया, यानी जर्मन में बनाया गया था। और लमसम जो है कहेंगे कि इस दीवार की जो लेंथ है, इस दीवार की जो बच्चों लेंथ है वो जो था यहाँ पर जो जर्मनी है, जर्मनी में जो दीवार बनाई गई लमसम जो है 150 किलोमीटर, कितना? 150 किलोमीटर बनाया गया। अब बर्लिन की दीवार जो यूरोप में बना, बर्लिन की दीवार यानी कह सकते हैं कि यूरोप को दो पार्ट में जो है बांटा, उसका नाम था बर्लिन, ठीक है। अब बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी का एक शहर है, ठीक है ना। तो उसी के नाम से जो है बर्लिन दीवार बनाया गया और उसकी लंबाई कितनी? तो 150। अब बर्लिन की दीवार जो बनना शुरू हुआ 1961 से, 61 से जो है बनना शुरू हो गया था। बनने का मतलब ये है बच्चों कि पूर्वी यूरोप वाला जो है यानी सोवियत संघ की विचारधारा में प्रभावित होते चला गया और पश्चिमी यूरोप वाला जो है यूएसए की विचारधारा से प्रभावित होते चला गया और धीरे धीरे जो है ये दीवार और भी लंबी होती चली गई। अब ये दीवार जो है करीबन जो है 1989 1989 से क्या होने लगा?
टूटने लगा। अब देखिए टूटने के पीछे क्या कारण था कि ये जो है पश्चिमी यूरोप जो है कैपिटलिज्म को या पूंजीवाद को जो है अपनाता है। किसको? पूंजीवाद को। तो जब पूंजीवाद इन्होंने अपनाया तो ये क्या है कि बहुत कम समय में तीव्र गति से विकास करने लगा, जबकि पूर्वी यूरोप वाले जो है ईस्ट यूरोप वाले जो हैं वो क्या समाजवादी को अपनाया, यानी रूस की जो विचारधारा है संयुक्त या कह सकते हैं कि रूस की जो विचारधारा है उसको अपनाया, समाजवादी को अपनाया। किसको अपनाया? समाजवादी को अपनाया। कौन? तो पूर्वी यूरोप के लोग। तो ये जो है बहुत धीमी गति से विकास करने लगा, बहुत पिछड़ गया, ठीक है ना, जिसके कारण जो है जब समझ में आ गया कि नहीं, जो हमें रूस जो है या कहिए सोवियत संघ जो है हमें जो है धोखा दिया है ना, और बहुत कम जो है बहुत धीमी गति से जो विकास कर रहा है, जबकि पश्चिमी यूरोप जो है बहुत तीव्र गति से विकास किया। धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोग जो है दीवार तोड़ने के विषय में सोचने लगा, और सोचा ही नहीं 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है, और शुरू कर दिया तो इसको लग गया तोड़ने में। 1991 को जो है ये पूरा दीवार जो है टूट करके कंप्लीट हो जाता है और जर्मनी आपस में एकीकरण हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1991 में हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों, जर्मनी से रिलेटेड एक और आपको फैक्ट्स बता दें कि जर्मनी जो है जब रोमन साम्राज्य था उस वक्त जो है दो पार्ट में बटा हुआ था। जो पूर्वी यूरोप वाले जो थे वो पैट्रिशियन वर्ग के लोग थे, पैट्रिशियन, ठीक है, पैट्रिशियन वर्ग के लोग था, और इधर जो है प्लेबियन 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 वर्ग के लोग रहता था। अब पैट्रिशियन कौन था? तो ये अमीर और शासक वर्ग हुआ करता था, और प्लेबियन जो हुआ करता था सामान्य लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, ठीक है ना। और पैट्रिशियन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज बोलता था। कौन लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज बोलता था। और प्लेबियन वर्ग के लोग जो हैं वो जो है लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, लैटिन। अब मान लिया जाए कि प्लेबियन जो है, जो मजदूर वर्ग या सामान्य वर्ग से बिलोंग करने वाला था, वो क्या किया कि यूएसए की विचारधारा को अपना लिया। पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं वो क्या किया, यूएसए का जो पूंजीवादी विचारधारा था, पूंजीवादी विचारधारा को अपना लेता है, और ये कम समय में पश्चिमी यूरोप क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। जबकि ये पैट्रिशियन वर्ग के लोग जो हैं पूर्वी यूरोप के जो देश है वो पैट्रिशियन वर्ग कहलाते थे, यानी शासक वर्ग कहलाते थे रोमन साम्राज्य में, और काफी अमीर लोग हुआ करते थे, और वो कौन भाषा बोलते थे? ग्रीक। लेकिन इन्होंने किसके चंगुल में फंस गया? ये किसके चंगुल में? तो यूएसएसआर के चंगुल में फंस गया, यानी समाजवादी में फंस गया। किसमें फंस गया? साम्यवादी में। साम्यवादी बोलिए या समाजवादी बोलिए, ठीक है, सोशलिज्म बोलिए, बातें की है। तो पूर्वी यूरोप का जो देश है वो किसके विचारधारा में? तो यूएसएसआर की विचारधारा में फंस गया, यानी सोवियत संघ की विचारधारा में फंस गया, और उनका जो विकास जो है काफी जो है धीमी गति से होने लगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जो बीच में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में, ठीक है, उसको जो है 1989 से तोड़ना शुरू कर देता है लोग, ठीक है। और यही कारण है कि जर्मनी का जो है एकीकरण, आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बर्लिन की दीवार कहाँ थी? तो जर्मन में थी। कहाँ? जर्मन में, ठीक है। बर्लिन एक जो है शहर है जर्मनी में, और वहीं पर एक दीवार बनाई गई थी जो करीबन जो है 150 किलोमीटर था। तो देखिए क्या है कि यूएसए की विचारधारा से और यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ की विचारधारा में सबसे ज्यादा जो है नुकसान किसको हुआ? यूरोप को हुआ। यही चीज जो है हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिकी, यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर देखिए बोला कि जो भी उद्देश्य रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली, जर्मनी और जापान को तबाह तथा यूरोप को बड़ी शक्तियों को कमजोर कर दिया। देखिए अभी हम कमजोर किसकी बात कर रहे थे? हम लोग यूरोप की बात कर रहे थे। यूरोप चूंकि दो पार्ट में पहला बट गया, एक तो पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप, और पूर्वी यूरोप जो है यूएसएसआर की विचारधारा से प्रभावित हुआ, जबकि पश्चिमी यूरोप जो है यूएसए का विचारधारा से प्रभावित हुआ। अब इसका विचारधारा क्या था? पूंजीवादी था। क्या था? पूंजीवादी था। और यूएसए का जो विचारधारा था वो साम्यवादी था। और साम्यवादी का जो विकास मॉडल है, साम्यवादी का जो विकास मॉडल है धीमी गति से, कौन गति से? धीमी गति से, जबकि पूंजीवादी का जो विकास मॉडल है वो तीव्र गति से होता है, ठीक है। और यही कारण है कि पश्चिमी यूरोप जो है काफी तेजी गति से विकास कर जाता है, जबकि पूर्वी यूरोप जो है धीमी गति से विकास करता है।
और यही कारण है कि जब पूर्वी यूरोप वाले ये महसूस करने लगे कि प्लेबियन वर्ग के जो देश हैं वो काफी डेवलप कर गए और हम पेट्रिशियन होकर के भी पीछे रह गए। तो यही कारण है कि 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी जाती है। ठीक है, तो किसको कमजोर करने की कोशिश किया? यूएसए और यूएसएसआर ने यूरोप को कमजोर करने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बड़े संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व मंच पर दो महाशक्तियों के रूप में उभरा, यानी सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई है आज के डेट में तो कौन है? कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ये दोनों महाशक्तियां विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने में समर्थ थी, यानी कहीं भी घटना होगा तो ये दोनों का जो है इन्वॉल्व रहता था। बोला कि दोनों का उदय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में हुआ, यानी यूएसए की बात करें या फिर हम यूएसएस की बात करें, यूएसएसआर की, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या था? दुश्मन थे। कहने का मतलब है ये है कि विचारधाराओं में दुश्मन, लेकिन जब राजनयिक व्यवस्था की बात हो, जब एक होने की बात हो, दोनों एक भी हो जाता था। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सोवियत संघ द्वारा परमाणु और क्षमता हासिल कर लेने के बाद जो है दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने वाले परमाणु अस्त्रों से युक्त थे। देखिए यहाँ पर जो है सोवियत संघ, जब सबसे पहले तो यूएसए जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब हमला किया, तब सोवियत संघ जो है अपने आप को जो है अणु बम या परमाणु जो है बम बनाने की कोशिश करने लगा या हासिल कर लिया। तब जो है एक दूसरे को बर्बाद करने, ठीक है ना, बर्बाद करने वाले अस्त्र शस्त्रों से युक्त हो गए, यानी दोनों जो है अणु बम बना लिया या परमाणु बम बना लिया, यूएसए अभी और यूएसएसआर भी, और दोनों जो है एक दूसरे को नुकसान करने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति में दोनों में से कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। ये भी नहीं चाहता था कि हम जो है किस पर, तो यूएसएसआर पर बम गिराएं। ये कभी नहीं चाहा कि इस पर जो है हम हमला करें, और ये भी नहीं चाहा कि किसी पर हम हमला, यानी यूएसए पर हमला करें। लेकिन जो है दोनों परमाणु बम बनाते ही चला जा रहा था। ठीक है ना, एक प्रतियोगिता था कि अगर तुम 10 बनाएगा तो हम 20 बनाएंगे, ये 20 बनाएगा तो 30 बनाएगा। दोनों के बीच जो है क्या हो गया? प्रतियोगिता होना शुरू हो गया। इसी को तो शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन दोनों कभी एक दूसरे पर हमला नहीं किया। ठीक है ना, ऐसा लगता था कि युद्ध करेगा दोनों, लेकिन कभी आपस में दोनों हमला नहीं किया। इसलिए दोनों महाशक्तियां के बीच का शत्रुपूर्ण तनाव शीत ही रहा, यानी कभी वह उष्ण नहीं हो पाया, कभी गर्म नहीं हो पाया। वो हमेशा जो है ऐसा लगता रहा, ऐसा माहौल दोनों बना चुका था कि अब जो है युद्ध होगा, परंतु कभी नहीं हुआ। वो शीत ही रह गया, उष्ण नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि नाभिकीय और परमाणु बमों के आविष्कार ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोका था। बोल रहा है कि नाभिकीय परमाणु जो है अगर गिरा था, तो अगर यूएसए जो है यूएसएसआर पर गिरा देता तो यूएसएसआर बर्बाद हो जाता, और अगर यूएसएसआर जो है अगर मान लिया जाए यूएसए पर गिरा देता तो यूएसए बर्बाद हो जाता। लेकिन कभी जो है एक दूसरे पर हमला नहीं किया। बोले यदि नाभिकीय युद्ध अश्वभावी हो जाता तो किसी भी पक्ष के लिए अपने विजेता घोषित करना असंभव था। ठीक है, बोले एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी देश अपने को नष्ट करने की कीमत राजनीतिक वर्चस्व नहीं चाहता था। बोल रहे किसी को बर्बाद करके जो है राजनीतिक वर्चस्व नहीं चाहता था। समझदार तो था। यदि कोई महाशक्ति दूसरी महाशक्ति पर हमला कर उसके नाभिकीय अस्त्रों को नष्ट कर देता तो भी उसके पास हमला करने वाले को बर्बाद करने के लायक परमाणु हथियार बच जाते। लेकिन मान लो कि हम जो है बात करते हैं यूएसएसआर की, अगर ये यूएसए पर हमला कर देता, ठीक है ना, तो हमला कर देता ही तो बर्बाद हो जाता। लेकिन इसके पास अभी भी जो है हथियार बचा रहता, इसके पास भी हथियार बचा रहता, इसके पास भी, ये भी तो हमला करता। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको बर्बाद करेंगे तो तुम भी बर्बाद हो जाएगा। तो यही कारण है कि ना तो यूएसए कभी अणुबम यूएसएसआर पर गिराने की कोशिश किया, ना ही यूएसएसआर जो है वो यूएसए यानी अमेरिका पर गिराने की कोशिश किया। दोनों को डर था। बोला कि परिरोधन ने दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोका, शत्रुता या पारस्परिक प्रतिद्वंदता को नहीं। जब प्रतिद्वंदता चलता रहा लेकिन युद्ध कभी आपस में नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ बोला कि जब दो पक्षों में दोनों के पास एक दूसरे के मुकाबले परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। बोला कि अगर वो मार दिया तो हम भी मारेंगे, लेकिन दोनों बर्बाद हो जाएंगे ना। यही कारण है कि कभी कोई कदम ऐसा नहीं उठाया, यानी खतरा का मोल नहीं लिया। बोला कि इसी परिरोधन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए परिरोधन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? कभी ऐसा देखिए आपके पास यानी यूएस ए के पास भी हथियार था और यूएस
यूएसएसआर के पास भी हथियार था, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे पर जो है हमला करने के बारे में नहीं सोचा। तो इस सिद्धांत को परिरोधन सिद्धांत यानी लॉजिक ऑफ डिटरनेंस कहा जाता है। ठीक है, परिरोधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो परिरोधन सिद्धांत से तात्पर्य है कि ना यूएसएसआर पर कभी परमाणु बम गिराने के बारे में सोचा, ना यूएसएसआर जो है यूएसए के पर जो है बम गिराने की प्रयास किया। तो इस सिद्धांत को परिरोधन सिद्धांत कहा जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के कारण क्या है। पहला कारण है वैचारिक मत। पहला जो कारण है शीत युद्ध का पहला कारण वैचारिक मत। शीत युद्ध का मुख्य रूप से पश्चिमी राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी द्वेष अविश्वास का प्रतिफल था, यानी एक दूसरे का द्वेष कर रहा था। जैसे द्वेष क्या है कि यूएसए ने पहले बम बना लिया और यूएसएसआर को पता भी नहीं था कि बम होता क्या है। ठीक है ना, तो ऐसी हालत में जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन्होंने जापान पर गिराया, इस पर जापान पर, तो यूएसएसआर को बहुत बड़ा धक्का लगा कि हमको पता भी नहीं चलने दिया कि यूएसए जो है एक बम बनाया। ठीक है ना, यानी परमाणु बम बनाया। तब जाकर के ये भी अनुसंधान करने लगा। ठीक है, तो यही कारण है कि यूएसएसआर जो है इससे जलने लगा। किससे? यूएसए से। अब ये भी जो है अपना अनुसंधान करने लगा, परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, कौन? तो सोवियत संघ। ठीक है, तो यही जो है वैचारिक मतभेद शुरू हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों की ओर से धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से उभरता मतभेद शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर जो है एक ही गुट का दो देशों के बीच जो है अपना मतभेद हो जाता है। सोवियत संघ जो है किसी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन को जो है उभरता हुआ देख करके जो है ये जलने लगा। ठीक है, या कहिए कि एक प्रतिद्वंदता का भाव या कह सकते हैं कि मतभेद का भाव रखने लगा। पूंजीवाद पश्चिमी देश और सोवियत संघ के पारस्परिक मतभेद को मौलिक एवं ऐतिहासिक था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति, देखिए आपको कभी कभी पूछ देगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो 1917 में। अब बोल्शेविक क्रांति कहाँ से रिलेटेड है? तो रूस से रिलेटेड है, सोवियत संघ से रिलेटेड है। ठीक है, किस समय ही पूंजीवादी पश्चिमी देश सोवियत संघ के विरुद्ध थे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बोल है कि जब बोल्शेविक क्रांति के समय पूंजीवादी पश्चिमी देश सोवियत संघ के विरुद्ध थे। अभी हमने बताया आपको कि हमने जो बताया कि आपको जो है ये देखिए यहाँ पर ये जो है मान लिया जाए यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप की बात कर रहे थे, जो बर्लिन की दीवार बनाई थी, तो इधर वाले को हम लोग बोल रहे हैं पश्चिमी यूरोप। तो ये जो है समाजवादी के विरोध में था, यानी पूर्वी यूरोप कैसा कौन सा मतलब है कि मॉडल को यूज किया था? तो साम्यवादी यानी समाजवादी। ठीक है, तो साम्यवादी से जो है ये जलता था कौन? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप जो है क्योंकि पूंजीवादी को अपना लिया था। किसको अपना लिया था? पूंजीवादी को अपना लिया था, इसलिए जो है एक दूसरे का ये प्रतिद्वंदी बन गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय ही पूंजीवादी पश्चिमी देश किसको बोल रहे हैं? तो पश्चिमी यूरोप को बोल रहे हैं। सोवियत संघ के विरोध था। सोवियत संघ को नहीं, यानी पश्चिमी यूरोप नहीं चाहता था कि हम जो है सोवियत संघ के आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है ना, उन्होंने बोल्शेविक क्रांति समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। नहीं चाहता था कि हम सोवियत संघ में कोई क्रांति हो, कोई बदलाव आए, कोई डेवलपमेंट हो, कौन नहीं चाहता था। तो जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप जो है कभी नहीं चाहा कि जो है सोवियत संघ में यानी यूएसएसआर में कोई क्रांति आए, कोई बदलाव आए, है ना। तो ये बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति समाप्त करने का जो है हर संभव प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कौन? पश्चिमी यूरोप। तब उन्होंने सोवियत संघ के विरुद्ध हिटलर को उकसाने की प्रयास किया। देखिए यहाँ पर चूंकि हिटलर कहाँ से बिलोंग करने वाला था? तो हिटलर जो है जर्मन से बिलोंग करने वाला था। तो हिटलर एक शासक था, बहुत ही कट्टर जो है शासक था। उसको जो है पश्चिमी यूरोप जो है, अभी पश्चिमी यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं यूरोप है, ये हो गया आपका पश्चिमी यूरोप। ये क्या करने लगा? तो जर्मनी का जो एक शासक रहता है उसको यूएसएसआर के विरुद्ध में इसको बहकाना। कौन? ये पश्चिमी यूरोप। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि लेकिन सत्ता में आने के बाद हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्र पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ पर ये बहका रहा था हिटलर को कि आप यूएसएसआर पर हमला करिए, लेकिन हिटलर का किया कि पश्चिमी यूरोप के देशों पर जो है हमला कर दिया, इसी पर हमला कर दिया। ठीक है, ये कहानी बुराई की उकसाने का प्रयास, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो है हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों पर ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो मजबूर होकर पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ से मित्रता करना पड़ेगा। देखिए पश्चिमी राष्ट्र भी जो है क्या किया? सोवियत संघ से दोस्ती किया। जब हिटलर ने पश्चिमी
अभी हमने कहा कि ये मान लेते हैं यूरोप है और ये पश्चिमी यूरोप है, ठीक है ना, ये वाला भाग जो है पश्चिमी यूरोप है और यहाँ पर बीच में है जर्मन। अब ये क्या किया कि यूएसएसआर के ध्वस्त करने का जो है ये बहकावा करता है या कहीं बढ़ाता है, उकसाता है, लेकिन हिटलर भी बहुत समझदार था। हिटलर ने जो है पश्चिमी यूरोप पर जो है हमला कर देता है और पश्चिमी यूरोप के देश जो है साम्यवादी को अपनाने पर मजबूर हो जाता है। अब यहाँ पर अतः युद्ध के समय सोवियत संघ से पश्चिमी राष्ट्रों को मैत्री परिस्थितिजन्य और स्वार्थ पर आधारित थी, जो युद्ध समाप्ति के बाद कायम नहीं रह सकी। देखिए, पूंजीवाद शासन व्यवस्था और समाजवादी शासन व्यवस्था के वैचारिक मतभेद के चलते ही विश्व के पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश अमेरिका और साम्यवादी व्यवस्था वाला देश सोवियत संघ के अलग अलग नेतृत्व में अलग अलग देशों के दो गुट बन गए और दोनों के बीच तनाव ने शीत युद्ध को जन्म दे दिया। देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच तनाव के कारण ही क्या हो गया, शीत युद्ध जन्म ले लिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि यूएसए जो है यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों जो है, दोनों के बीच आइडियोलॉजी का जो डिफरेंसेस था, दोनों के बीच तनाव था, वो तो था ही, लेकिन ये जो है यूएसए सबसे पहले बम बनाया, इसको पता भी नहीं चला यूएसएसआर को कि यानी गुप्त रखा, यानी बात जो है छिपा करके रखा, सिर्फ ब्रिटेन जानता था, यानी सिर्फ ब्रिटेन जानता था कि यूएसए जो है क्या बना रहा है, तो परमाणु बम बना रहा है। ठीक है, बाकी किसी को पता नहीं था। ठीक है, अब ये जानिए कि ये तो था ही, परमाणु के बारे में तो ये जाना नहीं। दूसरा क्या था कि यूएसए जो है पहले ही एक संगठन बना रखा था, नाटो। ठीक है, नाटो जो है अमेरिका के लिए जो है एक सैन्य संगठन है और यह संगठन जो है बच्चों कब बनाया, तो 4 अप्रैल 1949 को ही ये जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम नाटो है। और जब यूएसएसआर को भी पता नहीं चला कि वहाँ एक संगठन चल रहा है जहाँ पर जो है पश्चिमी यूरोप के देश भी नाटो में इन्वॉल्व हो रहा है, और यूएसए ये आश्वासन दे रहा है कि जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं जो हमारे विचारधारा या आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करेगा, हम उसको सैन्य सहायता भी देंगे और इकोनॉमिक हेल्प भी करेंगे। तो यही कारण है कि पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं नाटो में इन्वॉल्व शुरू कर दिया और यूएसए को मजबूत बनाया। ठीक है, अब जब इसको भनक लगा कि नहीं, यूएसए जो है एक संगठन बना रखा है नाटो नामक जो सैन्य संगठन, तो इन्होंने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम है वर्सा पैक्ट। क्या नाम है, वर्सा पैक्ट। और ये कब बनाया, तो इन्होंने जो है 14 मई 1955 को बनाया। देखिए, ये हर बार जो है यूएसएसआर जो है अमेरिका से पीछे रह रहा है, या कहिए कि यूएसए को देखा देखी जो है ये इन्होंने डेवलप किया, यही कारण है कि दोनों के बीच शीत युद्ध रहा। अब देखिए, नाटो कब बनाया, 1949 को ही यूएसए बनाया और जो है यूएसएसआर से छिपा कर रखा। जब यूएसएसआर को पता चला कि हमारी जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है अपना वर्चस्व बना रहा है यूएसए, तब जाकर के इन्होंने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम है वर्सा पैक्ट, जो कि 14 मई 1955 को। तो कहीं ना कहीं जो है यूएसए बहुत ही फास्ट है और जो है यूएसएसआर से क्या है, प्रतिद्वंदता रखता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें बच्चों, तो नाटो में जो है अभी जो है टोटल जो है 32 कंट्रीज हैं। नाटो के सदस्य जो हैं यानी नॉर्थ अमेरिका से लेकर के जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, टोटल 32 ऐसे देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं, और वर्षा के जो हैं सदस्य अभी वर्तमान में मात्र 8 कंट्रीज। ये दोनों में डिफरेंसेस है, तो यही कारण है कि यूएसए बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है कि बोला कि विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाली संबंधी मतभेद। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग विजित प्रदेश की बात करते हैं तो एक जापान जो है, जापान, ठीक है, जापान क्या करता है, तो कोरिया पर, इस पर कोरिया, ये याद रखना है। ठीक है, कोरिया पर जो है 1910 से जो है जापान कोरिया को औपनिवेशिक बना लेता है, गुलाम बना लेता है। ठीक है ना, और ये जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूएसए जो है जापान पर जब परमाणु बम गिराया, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक, तो इन्होंने जो है कोरिया को आजाद कर देता है। अब कोरिया कब आजाद हुआ, तो 1945 में। अब क्या हुआ कि जब यूएसए जो है जापान पर परमाणु बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जापान का किया कि कोरिया को आजाद कर दिया। जब कोरिया आजाद हुआ तो कोरिया को भी 2 पार्ट में बांट दिया। कोरिया भी जो है 2 पार्ट में बट गया, एक नॉर्थ कोरिया और एक जो है साउथ कोरिया में
बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करता है, यूएसए और यूएसएसआर क्या करता है, कोरिया को दो पार्ट में बांट लेता है। यूएसएसआर जो है उत्तरी कोरिया पर अपना कब्जा कर लेता है और यूएसए जो है वो क्या करता है, दक्षिणी कोरिया पर जो है अपना कब्जा कर लेता है। चलिए इसको मैप में देखते हैं। मैप में हम देखते हैं कि कहाँ पर है जापान और कहाँ पर जो है उत्तरी कोरिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका विश्व का मैप है और जो है कि एशिया में ही पड़ता है कौन, जापान और कोरिया। तो हम लोग देखेंगे कि जापान और कोरिया कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आप चले आइए, एशिया में यही है, ये जो है आपका जापान है, ये जो है आपका क्या है, जापान है। ठीक है, ये जो है आपका जापान और ये जो रहा ये कोरिया है। कौन है, कोरिया। अब ये जो है जब जापान पर जो है यूएसए, कौन, यूएसए जब हम गिराया तो इन्होंने क्या किया कि कोरिया को आजाद कर दिया 1945 में। ठीक है, अब क्या होता है कि कोरिया को दो पार्ट में बांट देता है। देखिए यहाँ पर बड़ा हुआ दिख रहा है। अब इधर वाला हो गया नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और इधर वाला को बोल रहे हैं हम साउथ कोरिया। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर का दबदबा रहता है, जबकि साउथ कोरिया में जो है यूएसए जो है अपना कब्जा कर लेता है। तो इस तरह जो है जब विजित प्रदेशों की बात होती है, जब विजित प्रदेशों की बात होती है बच्चों, तो तब जाकर के जो है ये घटना देखने को मिला। ठीक है ना, और शीत युद्ध का ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। बड़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों से जीती हुई प्रदेशों में पर दोनों गुट अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। जहां पर भी ये लोग जीतता है, ठीक है ना, वहां पर दोनों जो है अपना बांट लेता है, बड़े ताकि स्वतंत्र होने पर वे अपनी उनके गुट में शामिल हो जाए। यदि मान लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया पर जो है यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जो है अपना कब्जा किया, तो नॉर्थ कोरिया का मतलब है कि वो समाजवादी को अपना ले, और जो साउथ कोरिया है, जो साउथ कोरिया है वो जो है यूएसए का, यानी इसका जो विचारधारा पूंजीवाद है ये पूंजीवाद अपना ले। तो जहां पर भी ये दोनों विजित प्रदेश है या कहिए कि वहां जीतता है जिस देश पर, तो क्या करता है कि बांट लेता है और ये लोग कहता है कि मेरे आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करो। अमेरिका कहता है कि मेरा आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और यूएसएसआर कहता है कि मेरा जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म है। तो यही कारण है कि दोनों अपना जो है विचारधारा मनवाने के चक्कर में जो है बंटवारा कर लेता है। अब यहाँ पर जर्मनी प्रदेशों के स्वतंत्रता संघर्ष में दोनों गुटों का विभिन्न दलों को समर्थन, और पश्चिमी द्वारा इटली में फासिस्ट दल को समर्थन, यूनान में ब्रिटेन द्वारा साम्यवादी के विरुद्ध में राजपक्ष को समर्थन आदि इसके उदाहरण। देखिए जर्मनी में भी क्या किया था, ये लोग जो है अपना साम्यवादी और पूंजीवादी अपनाने को लेकर दबाव जर्मनी पर डालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है एक तीसरा पॉइंट है जो हम लोग जो है सेकेंड वीडियो में इसको देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।